Hello friends, welcome to DK Sir Computer English classes. Today I am here to teach you the most important lesson that is based on confusion words and homophones. आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाने वाले हैं। ये कन्फ्यूजन वर्ड्स और होमोफोन्स पे आधारित है। इससे कई सारे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ज़्यादातर जो क्लोज टेस्ट होता है इन्हीं पर बेस्ड होता है। कभी कभी करेक्शंस फिलर वो भी इन पर आधारित होते हैं। ये जो हमारा सेशन होगा, यानी कि जो भी हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको कन्फ्यूजन वर्ड्स और होमोफोन्स, ये 4 वीडियोज़ पर डिपेंड होगा। उसमें से फर्स्ट वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा और इस वीडियो में आप देखेंगे और साथ में मेरे सॉल्व करेंगे और अपनी अप्रोच को भी जज करेंगे कितने में आप कितने नंबर्स ला पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख लेंगे और आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद में 3 और वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, उनको भी आप देखिएगा। जब वो चारों वीडियो आप देखेंगे तभी आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आएगा और तभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर 7 सेंटेंस दिए हुए हैं। प्रत्येक सेंटेंस में हमने एक ब्लैंक दिया हुआ है और प्रत्येक ब्लैंक को भरने के लिए आपके लिए हमने 3, किसी में 4, किसी में 2 वर्ड्स हमने दिए हैं। वो वर्ड्स या तो होमोफोन्स पे डिपेंड होंगे या फिर वो वर्ड्स हमारे कन्फ्यूजन वर्ड्स होंगे। होमोफोन्स हमारे क्या होते हैं? वो वर्ड जिनका साउंड तो हमारा सेम होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम होता है, बट उनका इंटरनल जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, कन्फ्यूजन वर्ड्स क्या होता है? कन्फ्यूजन वर्ड्स वो होते हैं जिनकी कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब एक होता है बट उनका प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है, उनको हम कन्फ्यूजन वर्ड्स की श्रेणी में लाते हैं। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला जो सेंटेंस यहाँ पर है वो ये है, देखते हैं। शी वॉज सनश्योर इन द पार्टी बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी। इस सेंटेंस की पहले टोन को समझते हैं। सेंटेंस को करने से पहले कोई भी जब आप क्वेश्चन करें, मैं बता दूं आपको, यदि आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं या फिलर कर रहे हैं तो पहली चीज़ आपको दिमाग में ये लानी है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसकी टोन क्या है। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द टोन ऑफ द सेंटेंस। इफ द टोन ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन यू विल हैव टू pick out the positive word from the brackets. If the tone of the sentence is negative then you have to choose the negative word from the brackets. Okay, so guys, देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस की टोन क्या है। She was sure in the party because of her personality. कहता है she was sure. What is the meaning of sure? It means the center of attraction. When you are very attractive, when you are very charming and everyone's appreciate your beauty, that means you are sure. शी वॉज सनश्योर, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी कहाँ पे? इन द पार्टी, यानी पार्टी में, कॉज ऑफ हर पर्सनालिटी, अपने पर्सनालिटी की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, जब उसकी पर्सनालिटी अच्छी रही होगी इसीलिए वो पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही होगी। तो उसी के हिसाब से आपको सेंटेंस यहाँ पर वर्ड यहाँ पे फिल करने हैं। इसके लिए आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, स्लैंडर, स्लैंडर, स्लैंडर। ओके, सो आप लोग पहले बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखिए, इन तीनों का पहले मतलब जान लेते हैं। स्लेंडर, SLENDR, इस स्लेंडर का मतलब होता है स्लिम, जो बहुत ही फिट इंसान होता है, दुबला पतला इंसान होता है, उसको हम बोलते हैं स्लेंडर। और एक दुबले पतले का इंसान होता है लैंकी, LANKY, लैंकी। ये लंबा होता है, दुबला पतला होता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड लैंकी। ये हमारा नेगेटिव सेंस के लिए जाता है। दूसरा वर्ड हमारा है थिन, THIN, थिन। ये हमारा न्यूट्रल वर्ड है, पॉजिटिव के सेंस में भी जाता है और नेगेटिव के सेंस में भी जाता है। अगला वर्ड हमारा है स्लिम, SLIM, स्लिम। ये हमारा पॉजिटिव सेंस में जाता है। योर बॉडी इज स्लिम, इट मीन्स यू आर हैंडसम एंड यू आर ब्यूटीफुल। यानी कि द स्लेंडर कैन बी सिनोनिम ऑफ स्लिम, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? स्लिम होता है। इसका अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया। मीनिंग के जितने भी मीनिंग के यहाँ पे अर्थ होंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या होता है? स्लिम होता है। और ये जो स्लेंडर है, SLANDR, इसका मतलब क्या होता है? टू डिफेम समवन, टू besmirch someone, or you can say when you are going to tarnish the image of someone, that means you are slandering. यानी कि जब आप किसी व्यक्ति की उसकी इमेज को आप टार्निश कर देते हो, उसको डिफेम कर देते हो, इसका मतलब ये है आप उसको स्लैंडर कर रहे हो। तो स्लैंडर का मतलब ये होता है अपेस फैलाना। इसका मतलब क्या होता है?
अपयश फैलाना, या इसका मतलब यहां पे लिख लीजिए डिफेम करना, टू डिफेम समबॉडी, टू डिफेम समबॉडी, टू डिफेम समबॉडी। और ये सिलेंडर SCYLINDER, ये सिलेंडर हमारा कौन सा है? वो सिलेंडर है जो घर में आपके यूज किया जाता है, जिसमें आप गैस को फिल करते हैं, जो LPG के लिए यूज करते हैं, वो सिलेंडर है। तो इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नाउ यू हैव ओनली टू वर्ड्स, सिलेंडर और सिलेंडर। इस सिलेंडर का मतलब अपयश फैलाना है, जो डिफेम करना है। तो डिफेम वाली अगर पर्सनालिटी उसकी रही होगी तो वो पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, अर्थात ये वर्ड यहाँ नहीं आ सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर वर्ड होगा सिलेंडर, इसका मतलब होता है स्लिम, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा शी वॉज सेनेश्योर, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी इन द पार्टी में, कॉज ऑफ हर स्लेंडर पर्सनालिटी, अपने स्लिम पर्सनालिटी की वजह से, अपने स्लिम पर्सनालिटी की वजह से वो फंक्शन में क्या थी, पार्टी में क्या थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लेंडर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्लेंडर, पहला वर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, दिस सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड, मूव टू नेक्स्ट वन। अगला देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज लुक वॉज नॉट अट्रैक्टिव। अगेन यू हैव टू गो थ्रू द टोन ऑफ द सेंटेंस। हिज लुक वॉज नॉट अट्रैक्टिव इन क्लॉथ्स, उसका जो लुक था कपड़ों में अट्रैक्टिव नहीं था। इस सेंटेंस की टोन भी क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, बताओ मुझे। इस सेंटेंस की टोन भी नेगेटिव है, यानी उसके कपड़े अच्छे नहीं रहे होंगे, इसीलिए उसका लुक भी अट्रैक्टिव नहीं था। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, हिज लुक वॉज नॉट अट्रैक्टिव इन क्लॉथ्स। अगर कपड़े उसके अच्छे होते तो लुक उसका अच्छा होता, यानी कपड़े ही उसके अच्छे नहीं रहे होंगे, इसीलिए उसका लुक अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर भी जो आप वर्ड को फिल करेंगे, जिस वर्ड का फिल करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस वाला होगा। तो फॉर दैट यू आर गिवन द थ्री वर्ड्स हियर, गैरिश, गॉडी, फ्लैम्बॉयंट। देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, गैरिश, गाड़ी, फ्लैम्बॉयंट। इन तीनों का मतलब होता है भड़कीला। इन तीनों का मतलब क्या होता है, भड़कीला। आपको पता है भड़कीला कई सेंसों में यूज किया जाता है। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही भड़कीली पर्सनालिटी है, ये कलर बहुत भड़कीला है, इसको ले लो, ये मत पहनो, ये भड़कीला है। तो कई सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम बताएंगे कहाँ कहाँ किसका प्रयोग करते हैं। तो गैरिश का मतलब भी होता है भड़कीला, बट इसका प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं। हम कह सकते हैं इसका, चलो हम लेट्स हैव एग्जांपल। जैसे मैंने कहा, डोंट वियर दिस क्लॉथ बिकॉज दीज आर गैरिश। इन कपड़ों को मत पहनिए, ये गैरिश हैं, थोड़ा देखने में अच्छे नहीं लगते, इनअट्रैक्टिव हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, गैरिश कहलाएंगे। जो देखने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भद्दा लगता है, दैट इज कॉल्ड गैरिश। नेक्स्ट वर्ड हमारा गॉडी है। इसका मतलब भी भड़कीला होता है, बट ये हमारा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। ये किस में लिया जाता है, पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। योर ड्रेस इज गॉडी, दैट्स यू आर लुकिंग हैंडसम। आपकी ड्रेस जो है बहुत ही गॉडी है, थोड़ा सा भड़कीली अच्छी लग रही है, इसीलिए आप हैंडसम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गॉडी वर्ड है, दिस इज द पॉजिटिव वर्ड, एंड जो गैरिश वर्ड, दिस इज द नेगेटिव वर्ड, एंड रिमेन्ड वर्ड जो यहाँ बचा वो है फ्लैम्बॉयंट। इसका मतलब भी भड़कीला होता है, बट दिस वर्ड इज यूज एज ए न्यूट्रल। ये न्यूट्रल वर्ड है, यानी कि ये पॉजिटिव में भी प्रयोग किया जाता है और इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं। सपोज करें मैंने कहा कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है, हर किसी ने उनका सम्मान किया। हो सकता है वो जो उनकी पर्सनालिटी जो फ्लैम्बॉयंट थी, हो सकता है वो किसी नेगेटिव पर्पस की वजह से हो या पॉजिटिव किसी पर्पस को लेकर के हो। तो ये न्यूट्रल वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ आपको समझ में आ गया ना, गॉडी इज द पॉजिटिव वर्ड हियर एंड गैरिश इज द नेगेटिव वर्ड, दैट्स व्हाई you have to fill here Gadi. So your answer will be now, your look was not attractive in garish clothes. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, garish. This is your answer. Sorry, Gadi मत भरना, यहाँ पर garish हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कपड़े आपके क्या थे, garish थे, इसीलिए आपका जो लुक था अट्रैक्टिव नहीं था। अगर हम इसको ऐसे कह दें, यो यहाँ से नॉट अगर हटा दें, हम ये कहें his look was attractive, तब यहाँ क्या भरेंगे, तब आपका हो जाएगा यहाँ पर गॉडी, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है और ये हमारा नेगेटिव सेंस में। क्लियर हो गया। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखो लिया है, देयर रिलेशन केम टू अ बिटर एंड ड्यू टू लव। उनका जो कहता है कि देयर रिलेशन, उनका जो रिश्ता था, केम टू अ बिटर एंड, एक उसके रिश्ते का एक बुरा अंत हुआ, ड्यू टू के कारण, लव यानी प्रेम के, यानी प्रेम के कारण उनका जो रिश्ता था उसका, उस रिश्ते का बुरा अंत हुआ। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी,
ये लव के कारण किसी का रिश्ते का अंत नहीं होता, यानी लव वो कैसा रहा होगा, अगर वो लव उनका अच्छा रहा होता तो उनका रिश्ता खत्म ना होता। इसका मतलब भी सेंटेंस की अगर हम टोन की तरफ जाएं तो टोन इसकी क्या है, नेगेटिव है। एक बार फिर देख लेते हैं कैसे नेगेटिव है, कैसे मालूम पड़ा, देख लीजिए। डियर रिलेशन, उनका जो रिश्ता था, केम टू अ बिटर एंड, यानी एक बुरा अंत हुआ उनके रिश्ते का, ड्यू टू लव, प्यार की वजह से। तो वो कैसा प्यार रहा होगा, रिश्ता खत्म है तो प्यार कैसा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रिश्ता खत्म होने का जो कारण होगा वो कोई खराब ही होगा, तो लव से पहले कोई ऐसा वर्ड आपको लाना होगा जिसका सेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव से लिया जाएगा। चलो देखते हैं, यहां पर 3 वर्ड आपको दिए गए हैं, नॉवल, नॉवल, नैवल, नॉवल, नॉवल, नैवल। इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन में, नोबल, नॉबल, नैवल। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको हम रख सकते हैं कैटेगरी में होमोफोन्स के। ओके, अब आपको बताना यहाँ पे कौन सा वर्ड लाएंगे। अगर हम यहाँ नोबल की बात करें तो नोबल का मतलब होता है डिसेंट, यहां देख लें। अगर हम नोबल की बात करें तो नोबल का मतलब यहां पर क्या होता है, डिसेंट होता है। तो डिसेंट अगर हम यहां नोबल लगा दें तो यहां हो जाएगा डिसेंट लव। तो डिसेंट लव की वजह से रिलेशन कभी ब्रेक नहीं होता, तो ये वर्ड यहां पर नहीं आ सकता। नॉबल, वेरी गुड, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर टू बी फुलफिल्ड हियर। नॉबल का मतलब होता है फुल ऑफ चीटिंग, इसका मतलब होता है फुल ऑफ चीटिंग, और यू कैन से फ्रॉड। इस नॉबल का मतलब होता है फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड, और यू कैन से फुल ऑफ चीटिंग। ठीक है ना बेटा, तो यही इसका आंसर यहां पे है। तो यहां पे इसका मतलब ये हो जाएगा, देयर रिलेशन केम टू अ बिटर एंड, उनका जो रिश्ता था वो खत्म हुआ, इनका जो रिश्ते का एक बुरा अंत हुआ, ड्यू टू नॉबल लव, उस धोखेधड़ी के प्यार की वजह से। ओके, धोखाधड़ी होता है, फुल ऑफ चीटिंग होता है, और फ्रॉड होता है नॉबल का मतलब। तो यहाँ पे नॉबल लगा जाएगा, क्योंकि टोन नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही वर्ड लाया जाएगा। अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ नैवल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नैवल, इधर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और दैट्स कॉल्ड नाभि। ओके, तो इसका मतलब नैवल मतलब क्या होता है, आपकी नाभि होता है, तो पता है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। I was nature, it was nature। यहाँ पे बेटा माय कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस की टोन और अच्छी हो जाएगी, यहाँ माय कर दीजिए यहाँ पर। It was my nature that led ओके वेट, यहाँ पे थोड़ा हिम कर दो, क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की जा रही है तो यहाँ पर हिम करें। It was his nature that led him to end in fiasco। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, to end in fiasco। What's the meaning of to end in fiasco? इसका मतलब होता है असफल हो जाना, या पेरिस्ड हो जाना, या कमिंग टू बैड एंड, और यू कैन से द पेरिश समथिंग इन डस्ट, मिट्टी में मिल जाना, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, असफल हो जाना, इफेक्टलेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड टू एंड एंड fiasco। ओके, देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, इट वॉज हिज नेचर, ऐसा उसका स्वभाव था, दैट लेड हिम, जो उसे ले गया, कहाँ ले गया, टू एंड इन fiasco, असफलता, कंप्लीट असफलता की ओर। अब सेंटेंस से अगर हम टोन को देखा तो यहाँ पर भी टोन क्या है, सेंटेंस की नेगेटिव टोन है, तो उसी के हिसाब से आपको वर्ड यहाँ भरना होगा। ये यहाँ पर 3 वर्ड गाइस दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए हैं। कौन कौन वर्ड दिया हुआ है, पहले देखो वर्ड यहाँ है आपका वुमनली, दूसरा वर्ड है वुमनफुली, तीसरा देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वोमनिस। कौन सा वर्ड लिखा है, वोमनिस। अब ये तीनों वर्ड हमारे बने हुए हैं वुमेन से, तीनों वर्ड हमारे बने हुए हैं कहां से, वुमेन से। जब वुमेन का हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो 2 वर्ड निकल के आते हैं, कौन कौन सा, पहला लिखकर के वर्ड आता है हमारा वुमनली, और दूसरा वर्ड निकल के आता है वोमनिस। अब वुमेन से हमारे 2 एडजेक्टिव बने, कौन कौन, वुमेनली और वोमनिस। अब आपको बताना है, यहां देखिए नेचर हमारा क्या है, हिज नेचर नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, तो यहां पर एडजेक्टिव फिल किया जाएगा। और आपको मैंने बता दिया कि वुमेन से एडजेक्टिव 2 ही बनते हैं, आपका वुमेनली यानी कि वुमेनली एडजेक्टिव है, और वोमनिस यानी कि वोमनिस भी आपका एडजेक्टिव, तो इन्हीं 2 में से वर्ड भरा जाएगा। जो बचा हुआ जो वर्ड है यहाँ पर वुमेनफुली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ माइनर है, दैट मॉडिफाइज एक्शन, जो एक्शन की विशेषता बतलाता है। क्लियर, तो आप बताएं यहाँ पे कौन से वर्ड को भरेंगे। अगर हम इस वुमेनली की बात करें, ये एक नारित्व का गुण होता है, एक वुमेनली क्वालिटी की जब हम बात करते हैं,
ये किसी लेडी से संबंधित होता है, नारीत्व गुण की बात करता है वुमनली, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। जो वुमनली बेटा वर्ड होता है ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। हेंस जो वुमनिश वर्ड होता है ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। इसका मतलब होता है डरपोक और कायर, कायरता से भरा हुआ या फिर डरपोक। अब सेंटेंस की टोन बन गई। अब यही वर्ड यहां पे यूज किया जाएगा। कहां पर? यहां पे। कैसे? इट वॉज हिज वोमनिश नेचर, ऐसा उसका वोमनिश स्वभाव था, दैट लेड हिम टू एंड इन फियास्को, जो उसे असफलता की ओर ले गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वोमनिश। तो वोमनिश मतलब डरपोक, कायरता से भरा हुआ। ऐसा उसका कायरता से भरा हुआ स्वभाव था जो उसे असफलता की तरफ ले गया। ओके, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज हिज, ये हिज यहां पर है, ध्यान रखना। इट वॉज हिज वोमनिश नेचर, ऐसा उसका कायरतापूर्ण स्वभाव था, दैट लेड हिम, जो उसे ले गया, टू एंड इन फियास्को, असफलता की ओर। क्लियर हो गया? वुमेनफुली जो ये हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो किसी एक्शन की विशेषता बतलाता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर पे, एवरीवन फेल इन लव विद माय परसोना। परसोना का मतलब होता है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, एंड आपका कैरेक्टर। परसोना का मतलब आपका कैरेक्टर हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है, उसकी यहां पर बात हो रही है। तो सेंटेंस की तरह टोन समझे क्या कह रहा है? कह रहा है एवरीवन फेल इन लव, हर किसी को, हर कोई प्रेम मुग्ध हो गया, विद माय परसोना, मेरे व्यक्तित्व से। और ऑब्वियस सी बात है, अब सेंटेंस की अगर हम टोन की बात करें तो टोन क्या है? पॉजिटिव टोन हुई, हर कोई इंप्रेस हुआ है हमारे व्यक्तित्व के साथ। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वही वर्ड आएगा जिसका सेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव से लिया जाएगा। अब गाइस यहाँ देखिए 2 वर्ड पहले लिखे हुए हैं, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। मैंने आपको एक नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया भी था। चाइल्डिश जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ये वर्ड हमारा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, जिसका मतलब होता है इमेच्योर। जिसका मतलब क्या होता है? हमारा इमेच्योर होता है। और यू कैन से इसका मतलब सिली से भी लिया जाता है, सिली से ले लिया जाता है। तो अगर हमारा परसोना अगर चाइल्डिश होगा तो हर कोई हमसे प्रेम मुग्ध नहीं होगा, अर्थात ये वर्ड यहां भरा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखो वर्ड की अगर बात करें, देखो लिखा है चाइल्ड लाइक। जी हाँ, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर एंड दिस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फुलफिल्ड हियर बिकॉज इट मीन्स फुल ऑफ इनोसेंस। इस चाइल्ड लाइक का मतलब होता है फुल ऑफ इनोसेंस, यानी कि मासूमियत से भरा हुआ। तो यहां पर क्या था कि एवरीवन फेल इन लव विद माय चाइल्ड लाइक परसोना। तो यहाँ पे जो चाइल्ड लाइक वर्ड है दिस इज द पॉजिटिव वर्ड, तो ये वर्ड यहां भरा जाएगा चाइल्ड लाइक परसोना। हर कोई व्यक्ति मेरे चाइल्ड लाइक परसोना से इंप्रेस हुआ, हर कोई व्यक्ति मेरे फुल ऑफ इनोसेंस जो हमारी पर्सनालिटी थी उससे इंप्रेस हो गया। तो गाइस 2 वर्ड याद रखना। चाइल्डिश जो वर्ड है हमारा कौन सा वर्ड है? नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस में। हैव एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपने कहा आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश नेचर, मुझे आपका चाइल्डिश नेचर पसंद नहीं आया। ठीक है, इसी तरफ दूसरा अगर एग्जाम्पल दें, आई लव योर चाइल्ड लाइक नेचर, मुझे आपका चाइल्ड नेचर पसंद है। तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव। अब आपके 2 वर्ड बचे यहाँ पे, डुअल एंड डुअल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डुअल एंड डुअल हियर? DUEL, इट मीन्स द फाइट और फ्यूड इन विच 2 persons आर एंगेज्ड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व युद्ध, जहाँ पर ऐसी लड़ाई, एक ऐसी फाइटिंग, जो फाइटिंग 2 पर 2 होती, जहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं डुअल। और इस डुअल का मतलब क्या होता है आपको पता है? डबल होता है, दोहरा होता है, तो आपको मालूम है। चलो तो ये भी आपका हो गया। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते, देखो लिखा हुआ है ही लॉज्ड, उसने दायर की, इन द कोर्ट, कोर्ट में, उसने कोर्ट में दायर की। अब कोर्ट में क्या दायर करेगा आपको सेंस लगाना है। इसके लिए आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, प्लायंट प्लायंट और प्लायंट। ये दोनों वर्ड हमारे होमोफोन्स हैं, इन पर आपको बताना है, प्लायंट और आपका प्लायंट। चलो देखें यहाँ पे, प्लायंट और आपका प्लायंट। इस प्लायंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। पहले इसका मतलब जान लें, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल और जेनरस, GENEROUS। someone who is very flexible or someone who is very credulous and he easily believes or he easily impressed whatever he is told, that is called
प्लायंट। सपोज करें आपका नेचर बहुत ही जनरस नेचर के हैं, बहुत ही शॉर्प नेचर आपका है, आप बहुत जल्दी किसी की बात मान लेते हैं, बहुत जल्दी आपका दिल पिघल जाता है, तो आपका नेचर क्या कहलाया जाएगा? प्लायंट नेचर। आप कह सकते हैं कि आई लव योर प्लायंट नेचर, इट वॉज हर प्लायंट नेचर दैट मेड मी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे प्लायंट वर्ड का प्रयोग एक फ्लेक्सिबल सेंस के लिए किया जाता है। दिस इज द प्लायंट वर्ड। इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है फ्लेक्सिबल और जेनरस। नेक्स्ट वर्ड हियर दैट इज रिटन हियर दैट इज कॉल्ड pliant. What's the meaning of pliant? When you are going to file the petition in the court, that is called pliant. It is a kind of the complaint. ये एक प्रकार की कंप्लेंट है जो आप कोर्ट वगैरह में फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लायंट ऑल्सो। तो प्लायंट दो वर्ड याद रखना, यहाँ पे स्पेलिंग की सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी इसका मतलब कंप्लेंट से लिया जाता है और इसका मतलब आपका फ्लेक्सिबल नेचर के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा हो जाएगा? प्लायंट। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लेंट। योर कंप्लेंट। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लायंट। क्लियर हो गया ना? ओके। नंबर 7 पर देखिए, अ वॉज ब्रॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट टू गेट एट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सेंटेंस के सेंस को तो देखें क्या लिखा हुआ है। अ वॉज ब्रॉट, लाई गई, फॉर द एक्सपेरिमेंट टू गेट द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको लाया गया। क्या लाया गया? कॉप्स, कैडेवर, कैरकस। यहां पर 3 डेड बॉडी की बात हुई है, कॉप्स, कैडेवर, कैरकस। तीनों डेड बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो क्या मैं बताऊंगा। कॉर्प्स क्या होता है पहले इसके बारे में जरा देख लें। कॉर्प्स का मतलब ये होता है, इस कॉर्प्स के बारे में जरा समझ लें पहले। कॉर्प्स, दिस इज द सच काइंड ऑफ डेड बॉडी एंड दैट इज नॉट क्लेम्ड बाई एनीवन एल्स। एक ऐसी डेड बॉडी जो किसी द्वारा क्लेम नहीं की जाती, ये डेड बॉडी मेरे रिलेटिव की है या हम इसको जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्प्स। सपोज दैट आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए, किसी जंगल में गए और ऑल ऑफ सडन कहीं पे आपने मर्द शरीर देख लिया किसी ह्यूमन का, तो वो कहलाएगा आपका कॉर्प्स। वो क्या होता है? आपका कॉर्प्स। दिस इज द अनक्लेम्ड डेड बॉडी, द डेड बॉडी दैट इज नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन एल्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्प्स। इसको हम बोलते हैं कॉर्प्स। जो किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है उसकी बॉडी होने का, डेड बॉडी होने का, दैट इज कॉल्ड कॉर्प्स। ओके। ये भी हमारा मानव का मर्द शरीर होता है, ये ह्यूमन बॉडी होती है, ये ह्यूमन डेड बॉडी होती है। कैडेवर के अगर बारे में बात करें तो ये भी हमारे मानव का ही मर्द शरीर होता है, ये भी ह्यूमन की डेड बॉडी होती है, कैडेवर। तो क्या है इन दोनों में अंतर? When the body is used, when any dead body is used for the medical purpose, when the any body is used for the medical purpose to experiment to get at the internal or external organs to get at, उनके ऑर्गन्स के बारे में एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है या डेड बॉडी पर हम देखते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे है, उसके बारे में जो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं उन पर स्टडी करते हैं, उस जो डेड बॉडी को जो हम मेडिकल यूज में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैडेवर। उसको हम क्या बोलते हैं? कैडेवर बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कैरकस। दिस इज ऑल्सो डेड बॉडी, ये भी एक डेड बॉडी है, बट दिस इज एनिमल डेड बॉडी। किसी जानवर की डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? कैरकस। तो अब सेंटेंस को जरा देखते हैं। अ वॉज ब्रॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट टू गेट एट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, तो कैरकस वर्ड तो यहाँ होगा नहीं, ये जानवर के लिए आता है। 2 ही वर्ड आपके बचे, कॉर्प्स और कैडेवर, ठीक है ना। तो कॉर्प्स यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि इस बॉडी को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैडेवर। तो यहाँ क्या लगा देंगे आप? कैडेवर। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? अ कैडेवर वाज ब्रॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट टू गेट एट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैडेवर। आई होप यू गॉट इट। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 पर देखें तो यहां पर हो जाएगा ऑन एवरी स्पेस यहां पर देंगे। सी गोज टू हैंग आउट with her friends।
अब आपके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर है लीव, नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे है हॉलीडे, उसके बाद में यहाँ पे आपका होगा वीकेंड, उसके बाद में आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर वोकेशन। वोकेशन क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन? वोकेशन। अब यहाँ देखो आपके लिए 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर आ गए, लीव, हॉलीडे, वीकेंड, वोकेशन। अब चारों अगर हम यहाँ पर देखें, चारों का मतलब छुट्टी से लिया जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कहाँ पे हम लीव लगाएंगे, कहाँ पे हम हॉलीडे लगाएंगे, कहाँ पर हम वीकेंड लगाएंगे, कहाँ पर हम वेकेशन लगाएंगे। जरा इसको देख लो। ये जो हमारा लीव वर्ड होता है ये हमारा कैजुअल के लगाया जाता है, कैजुअल लीव होती है। ये कब लगाते हैं? जब आकस्मिक कोई आपको काम पड़ जाता है या बहुत इमरजेंसी किसी काम के लिए हो जाती है, जब आप कहीं छुट्टी ले लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीव। कहते हैं ना मैं आज लीव पर हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं गया। तो कैजुअल जो लीव होती हैं, आकस्मिक जो छुट्टियाँ होती हैं, उन्हीं कैटेगरी में हमारा लीव आता है। ओके, ये किस में आता है? कैजुअल लीव के लिए आता है, फॉर कैजुअल पर्पस, फॉर कैजुअल पर्पस। ये कैजुअल पर्पस के लिए आती है, पर्पस, फॉर कैजुअल पर्पस। आकस्मिक जहाँ पे कोई घटना घट जाती है, आप कोई आकस्मिक काम हो जाता है आपके लिए, तो वहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं? छुट्टी के लिए लीव लगाएंगे। हॉलीडे हमारा क्या होता है? हॉलीडे हमारा ये होता है अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड लीव, अनइंश्योर्ड लीव। सपोज करें आपका काम रोटेशन में चल रहा है, कोई भी छुट्टी नहीं है, अचानक आपको ऑफिस से फ़ोन आता है कि आज छुट्टी है, कुछ ऐसी घटना घट गई या कुछ ऐसा कोई डीएम का या किसी का आदेश आ जाता है कि आज छुट्टी कर दी गई ऑफिस में, आज ऑफिस सारे क्लोज हैं, तो ऑल ऑफ सडन जो छुट्टी बोल दी जाती है, छुट्टी कहीं हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हॉलीडे। ये हमारा फिक्स नहीं होता, ये हमारा क्या होता है? अनइंश्योर्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलेंगे हॉलीडे। नेक्स्ट देखो हमारा वर्ड है वीकेंड। वीकेंड हमारा क्या होता है? ये हमारी फिक्स्ड लीव होती है वीक की, द फिक्स्ड लीव ऑफ वीक। ये वो छुट्टियां होती हैं जो सप्ताह की निश्चित छुट्टियां होती हैं कि सप्ताह में हमें संडे को हमारा ऑफिस ऑफ रहेगा या सैटरडे को हमें जाना ही नहीं है, तो वो हमारा वीकेंड होता है। वेकेशंस क्या होते हैं? ये हमारी इंश्योर्ड लीव होती है। ये कौन सा हमारा होता है? इंश्योर्ड लीव्स होती हैं, जो निश्चित छुट्टियां हमें मिलती ही मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फेस्टिवल्स आया या आपकी समर वैकेशंस हैं, तो वो जो आते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, वो आपको मिलना ही मिलना है, इसीलिए समर वैकेशंस कहा जाता है। समर हॉलीडे कहना गलत होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया लीव का मतलब ही छुट्टी होता है, बट इसका पर्पस क्या है? फॉर कैजुअल पर्पस। हॉलीडे के बारे में बताया, ये अनइंश्योर्ड लीव होती हैं, जब अचानक छुट्टी बोल दी जाती है, किसी कारण छुट्टी हो जाती है, वो हॉलीडे होता है। वीकेंड वो छुट्टियां होती हैं जो सप्ताह में फिक्स होती हैं। वैकेशन इंश्योर्ड लीव होती हैं। अब इस सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, अब मुझे बताना है इसमें क्या एरर है। ऑन एवरी शी गोज टू हैंग आउट विद हर फ्रेंड्स। कहता है प्रत्येक छुट्टी के दिन। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, छुट्टी की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई छुट्टी वाला ही वर्ड आएगा। ऑन एवरी शी गोज टू हैंग आउट विद हर फ्रेंड्स। हैंग आउट का मतलब होता है टू पास द टाइम। प्रत्येक छुट्टी के दिन वो अपने दोस्तों के साथ जाती है समय बिताने के लिए। ओके, अब आपको यहाँ बताना है लीव का आएगा यहाँ पर ब्लैंक में, हॉलीडे आएगा, वीकेंड आएगा, वेकेशन आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। अब कैजुअल लीव, अगर कोई कैजुअल लीव लेगा तो घूमने के लिए तो इतना लेगा नहीं, तो ये यहाँ पे सटीक आंसर नहीं बैठा। हॉलीडे भी यहाँ नहीं आएगा, वैकेशन भी नहीं आएगा, यहाँ पर वीकेंड आएगा, क्योंकि ये वीकेंड में जो साप्ताहिक छुट्टियाँ होती हैं उसमें हम लोग पहले से प्लान कर चुके होते हैं कि अब की वीकेंड आएगा, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो ये जो फिक्स हमारी लीव्स होती हैं उन्हीं के बारे में हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर वीकेंड वर्ड आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी वीकेंड। यहाँ पे वीकेंड भरेंगे आप। ऑन एवरी वीकेंड शी गोज टू हैंग आउट विद हर फ्रेंड्स। वो प्रत्येक वीकेंड को अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाती है। एज ए टोल्ड ऑलरेडी, द मीनिंग ऑफ द हैंग आउट, इफ यू वांट टू पास योर टाइम विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड हैंग आउट। ओके, यू से दैट लेट्स हैंग आउट टुडे। किसी दोस्त से कहते हैं चलो आज आप साथ में मिलकर टाइम बिताते हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट्स हैंग आउट टुडे। ओके, तो ये हमारा हैंग आउट होता है, टू पास द टाइम विद समवन, दैट इज कॉल्ड हैंग आउट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? वीकेंड।
बाकी कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। टुडे आई एम सो हाइप्ड। टुडे आई एम हाइप्ड लिखिए, सो मत रखिए। टुडे आई एम हाइप्ड। टुडे आई एम हाइप्ड टू दिस वार्मली। वार्म से बना आपका वार्मली। अब यहां पर आपके ऑप्शंस आएंगे। वार्मली यहां पर आपके ऑप्शंस आएंगे। कौन कौन सा ऑप्शंस आएगा? डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा डिफरेंस। अब आप बताएं, इसमें सोचना नहीं है, आपको पता चली गया होगा। टुडे आई एम हाइप्ड। हाइप्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर वेरी एक्साइटेड ऑन समथिंग और टू थिंक समथिंग और टू बी एनीवेयर, when you get the a lot of excitement in your body, that's called I am hyped। hyped मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को फील करना, उसको हम हाइप बोलते हैं। टुडे आई एम हाइप्ड, आज मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। टू दिस वार्मली डिफरेंस। डिफरेंस के लिए, किसके लिए आप ज़्यादा हाइप्ड होंगे? इस डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, उसके लिए तो हम होंगे नहीं। इस डिफरेंस के लिए होंगे जिसका मतलब होता है वेलकम, और यू कैन से हेल। इसका मतलब क्या होता है? हेल, वेलकम, स्वागत, और यू कैन से वेलकम। यहां पर क्या हो जाएगा? वेलकम। तो यहां पे इस डिफरेंस की बात होगी। DEFERENC, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर वेलकम। ओके, इसका प्रयोग हम वेलकम के लिए करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा टुडे आई एम हाइप्ड टू दिस वार्मली डिफरेंस। आज मैं इस वार्मली डिफरेंस के लिए बहुत ही हाइप्ड हूं, बहुत ही एक्साइटमेंटेड हूं। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं। medicines are conducive to the health। यहाँ बेटा ऐसा करें, यहाँ पे परनीसियस लिखना ज़्यादा सही रहेगा। परनीसियस। अब यहाँ पे इस ब्लैंक को भरने के लिए हम आपके दो ऑप्शन दिए गए। पहला है आपका अफेक्टिव, नेक्स्ट आपका है इफेक्टिव। बस इतना ही आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब सेंटेंस का टोन समझते हैं क्या कर रहा है सेंटेंस। मेडिसिन्स आर परनीशियस टू द हेल्थ। दवाएं जो होती हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। कैसी दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी? अफेक्टिव और इफेक्टिव। दोनों का मतलब होता है प्रभावकारी। दोनों का मतलब क्या होता है? प्रभावकारी होता है। दोनों ही वर्ड हमारे एडजेक्टिव हैं। किसी वर्ड का अगर सफिक्स IVE दिया हुआ है, इसका मतलब एडजेक्टिव फॉर्म करता है। लेकिन जो अफेक्टिव वर्ड है, दिस इज द नेगेटिव वर्ड, और जो इफेक्टिव वर्ड है, दिस इज द पॉजिटिव वर्ड। ओके, तो यहां पे सेंस इसका हो जाएगा इफेक्टिव मेडिसिन्स। सॉरी, ये देखो पॉजिटिव हमारा सेंटेंस है और ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब आपको हमें बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड लाएंगे। अब सेंटेंस जरा टोन समझते हैं क्या है। मेडिसिन्स आर परनीशियस टू द हेल्थ। जो दवाएं होती हैं हमारे हेल्थ के लिए क्या होती? परनीशियस होती हैं, हानिकारक होती हैं। अब कौन सी दवाएं? पॉजिटिव वाली या फिर नेगेटिव वाली? ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस की टोन नेगेटिव है तो वर्ड भी नेगेटिव सेंस वाला लाना होगा, अर्थात यहां पर हो जाएगा अफेक्टिव। यहां पर क्या हो जाएगा? अफेक्टिव। जी हाँ, अफेक्टिव मेडिसिन्स आर परनीशियस टू द हेल्थ। जो अफेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं, जो दुष्प्रभावकारी जो मेडिसिन्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, बहुत ज़्यादा परनीशियस होती हैं। तो आपने देखा आज यहाँ पे आपने कुछ होमोफोन्स पढ़े जिनका साउंड तो हमारा सेम था, बट उनका जो अर्थ बहुत ही अलग था, डिफरेंट था। और दूसरे कुछ आपने कन्फ्यूजन वर्ड्स पढ़े,
उनके बारे में आपने समझा और जाना। इसी प्रकार से ये हमारा पहला पार्ट था वीडियो का, और ये पूरा अपने में एक चैप्टर है। ये पूरा अपने में क्या है, एक चैप्टर है। इसके लिए हम 3 वीडियो और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इसके सारे वर्ड्स आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता होगा। और 3 वीडियोस इसके आगे और आएंगे। और हाँ, जो लोग स्पोकन क्लासेस के लिए हैं अमेरिकन, उसके लिए स्लैंग्स भी आपको अपलोड करते रहेंगे, जिसका एक वीडियो आया हुआ है। और वोकैबुलरी का रूट वर्ड भी उसी में आएगा, और ग्रामर की एक्सरसाइज भी कराएंगे रूल्स के साथ। तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन उसको देखते रहिएगा और उनको अलग अलग कॉपी पे आपको नोट करना है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।